तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में एप्लीकेशन लेयर पढ़ी थी, क्लियर है। और एप्लीकेशन लेयर पे मैंने आपको पहले पढ़ाया था HTTP सर्विस के बारे में, देन में मैंने पढ़ाया था HTTPS के बारे में। तो आज मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोगों को सर्विस पढ़ने से पहले मैंने आई थिंक बताया भी था, एक नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करना है हमें। और यहाँ पे कौन है वो पर्सन जो बैठा हुआ है? यूजर। और यूजर किससे कनेक्टेड है आपके? यूजर किससे कनेक्टेड है आपके? मॉडेम से। और मॉडेम किससे कनेक्ट कर देते हैं हम हर बार? ISP। अभी इन सबकी कनेक्टिविटी सीखोगे आप, लेकिन पहले डेटा स्ट्रक्चर सीखना है। तो बेसिकली अब ये यूजर जो है ना, अगेन कुछ डेटा ट्रैफिक जनरेट करना चाहता है। तो इसने क्या ओपन करा? गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे इसने टैब नंबर 3 यूज करी। टैब नंबर 3 पे इसने लिखा जो आप लोग डेली बेसिस पे वर्क करते हो, जो आप करते हो ना, जैसे फ्री टाइम मिलता है वही ये करने वाला। देखो इसने क्या बोला, क्या लिखा हुआ है, क्या करा इसने? फ्री एंटीवायरस डाउनलोड। इसको डाउनलोड करना है, फ्री एंटीवायरस। तो बेसिकली ये यूजर ने दोबारा से क्या जनरेट करा? अपना कुछ डेटा मॉडेम को दिया, मॉडेम ने ISP को, ISP ने मॉडेम को, और मॉडेम ने यूजर को, देन यूजर ने एप्लीकेशन को। जैसे एप्लीकेशन को मिला, इसकी डाउनलोड क्या होगा? स्टार्ट। बेसिकली इसको अभी डाउनलोड करना था, ये सुनो। अगर ये टैब नंबर 4 पे जाता है और वहां पे क्या एक्सेस करता है? गूगल ड्राइव। देन ये उस पे क्या कर सकता था? डेटा को अपलोड, और डेटा को क्या कर सकता था? डाउनलोड। ये सुनो। तो बेसिकली आज यही पढ़ना है सबसे पहले। तो इसके लिए आप एक सर्विस यूज करते हो जिसका नाम क्या है भाई? FTP। FTP called फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू डू डाउनलोड एंड अपलोड। किसके लिए काम होता है इसका? डाउनलोड और अपलोड का। अब ये बैकएंड में अपने साथ HTTP सर्विस यूज करे या HTTP। बेसिकली आप FTP के क्या बनाते हो? कुछ सर्वर्स। FTP सर्वर भी होता है, FTP क्लाइंट भी होते हैं, क्लियर है। और बेसिकली जो FTP है वो यूज करता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर होता है आपका मर्ज 20 और 21। अब कंफ्यूजन क्या होती है मोस्टली स्टूडेंट को कि सर 20 और 21 में क्या डिफरेंस है? बेसिकली अ वन पोर्ट विल इनिशिएट ट्रांसपोर्ट चैनल। एक पोर्ट क्या बनाता है आपका डियर? ट्रांसपोर्ट चैनल। भाई एक तरीके से आपकी एक टनल बनाएगा। टनल में से आपका डेटा क्या हुआ? अपलोड भी हो सकता है और क्या हो सकता है? डाउनलोड। क्लियर रहेगा इतना प्रोसेस? तो ये क्या बनाता है? एक पोर्ट, वन पोर्ट विल इनिशिएट ट्रांसपोर्ट चैनल प्रोसेस, क्लियर है। और दूसरा पोर्ट क्या करता है? अदर पोर्ट विल डू डाउनलोड एंड अपलोड प्रोसेस, क्लियर है। तो ये वाले प्रोसेस चलते हैं। अब देखो क्या हुआ बेसिकली, जैसे आपने फ्री एंटीवायरस लिखा तो इस यूजर को एक वेब पेज मिल गया जिसपे लिखा हुआ है https://avast.com। जैसे ये पेज ओपन हुआ ना, इस पेज पे एक आइकन दिखा उसको, आइकन पे क्या लिखा हुआ है अब्दुल अफजल? आइकन पे क्या लिखा हुआ है? डाउनलोड। अब बेसिकली जैसे ही वो इस डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो उसको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे वो अगर एंड्रॉइड यूजर है तो एंड्रॉइड यूजर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट यूजर है तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए .exe यूज कर सकता है। एंड्रॉइड के लिए APK एक्सटेंशन की फाइल होती है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए .exe होती है। और जैसे ही उसका कोई एप्पल iOS है तो उसके लिए .dmz करके आती है शायद, क्लियर है। और अगर आपके लिनक्स है तो लिनक्स के कुछ पैकेजेस होते हैं। क्या होते हैं भाई? पैकेजेस। तो बेसिकली अब मुझे तो डाउनलोड करना है किस पे बैठ के? पर्सनल कंप्यूटर पे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, वो इन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हो आप, क्लियर है।
चारों यूज हो सकते हैं, एंड्रॉइड भी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लिनक्स, चारों में से कोई भी यूज। तो बेसिकली अब इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल क्या होने लगेगी मेरे पास कंप्यूटर में, क्या होने लगेगी, डाउनलोडिंग क्या हो जाएगी मेरी, स्टार्ट। अब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं इस साइट के थ्रू, इस जो ये साइट आ रही है https://avas.com, क्या मैं अपनी फाइल को डियर अपलोड कर सकता हूं? कोई बता सकता है? अपलोड प्रोसेस हो सकता है क्या avas.com की वेबसाइट पे? अवस वाली डाउनलोड वाली वेबसाइट पे मैं अपलोड कर सकता हूँ कोई डेटा अपना? नहीं सर। ऐसा कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैकएंड में डेवलपर ने इसके ऊपर क्या लगा रखे हैं, 2 कंडीशंस, या कोड बोल दो, ये सुनो उन्होंने क्या बोल रखा है, इफ यूजर ट्राइंग टू डाउनलोड, अगर यूजर क्या कर रहा है, डाउनलोड के लिए ट्राई कर रहा है, इफ यूजर ट्राइंग टू अपलोड, तो अब उसने क्या बोला, जब अपलोड करेगा तो उसको क्या कर देना, डिनाई। और जैसे उसने क्या बोला, जैसे उसने क्या बोला डाउनलोड करेगा तो उसको क्या कर देना, अलाउ। क्लियर है? तो ये सारा का सारा प्रोसेस कौन कराता है आपका, पर्सन, डाउनलोड अपलोड वाला एफटीपी। अगर आप गूगल ड्राइव यूज करते हैं या अपने आप कोई शेयर इट यूज करते हैं या कोई शेयरिंग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो वो सारा किस पे चल रहा होता है, बैकएंड में, एफटीपी। अब एफटीपी के जो सर्वर और क्लाइंट बंदे बनते हैं ना, ये भाई लोकली भी हो सकते हैं। लोकली का मतलब एक ही ग्रुप में हो, एक ही एरिया में बैठे हो, या कैसे हो सकते हैं आपके, कैसा बन सकता है, ग्लोबली। अब मेरा क्वेश्चन है अफजल आपसे, अफजल अनम्यूट करिए माइक। अफजल मुझे बताइए, जो गूगल ड्राइव है ये लोकल चलती है ग्लोबल? ग्लोबल सर। ग्लोबल, क्लियर है ना? तो वो कौन सा सर्वर बना के बैठे हैं गूगल ड्राइव के लिए, एफटीपी का ग्लोबल सर्वर। कौन सा सर्वर, ग्लोबल। अब मुझे सर्वर बनाना नहीं सिखाना था, मुझे क्या बतानी थी, सिर्फ एफटीपी की थ्योरी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं एक और, दोबारा से मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और अब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। भाई स्पेलिंग सही दिख रही है ना आप लोगों को, कोई क्लियर, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है सर ये समझ में नहीं आ रही है, राइटिंग क्लियर है ना? ये यूजर है, ये मॉडेम है, या चलो क्लियर अब है बात सर। समझो। ये यूजर जो है ना कुछ डेटा जनरेट करना चाहता है, तो अगेन भाई आप किस पे गए, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो, मैंने अभी गूगल क्रोम को ही रख रखा अपने पास, ये डेटा जनरेट करने के लिए बहुत हेल्प कर रही है, तो मैंने इसको रख लिया। अब बेसिकली जब भी आप मॉडेम अपने होम पे या एंटरप्राइज नेटवर्क या आप ऑफिस या कहीं लगाते हो, तो आपके पास आईएसपी से कुछ इंजीनियर्स आते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। आईएसपी से इंजीनियर्स आते तो इस मॉडेम पे वो क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, सबसे पहले आईपी एड्रेस, देन उसके बाद क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, पासवर्ड, फिर क्या इनेबल करते हैं उस पे, वाईफाई कनेक्टिविटी। देन उनके बाद उनके पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, किसको सेट करना, किसको सेट करना, डीएनएस आईपी को। क्लियर है? डीएनएस आईपी बताऊंगा कैसे काम करते हैं। बेसिकली समझो, डीएनएस की सर्विस का आपको थोड़ा सा बात कर लेता हूं यहाँ पे नीचे। अब डीएनएस का मतलब समझो, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है सबसे पहले डोमेन नेम सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, डोमेन नेम सिस्टम। ये मत बोल देना डोमेन नेम सर्वर, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड, एक मिनट रुकिए, basically it is used to resolve name to IP query। क्लियर है? और एक और काम कर सकता है ये, it is used to resolve IP to name query। क्लियर है? आप माइक अनम्यूट करके भेज सकते हैं अगर आपके साइड से कोई शोर नहीं आ रहा, बैकएंड में कोई इशू नहीं है। देन नेक्स्ट थिंग, इट इज यूज्ड locally and globally, provide
DNS सर्विस एंड DNS सर्वर्स। क्लियर है भाई? अब याद रखना इसमें आपको क्या मिलते हैं, मैसेजेस। ये थोड़ा डीप जाएगा। 3 बंदे होते हैं जो ये मैसेज कवर करते हैं। ये होता है DNS क्वेरी, DNS रिप्लाई, DNS क्वेरी नॉट रिजॉल्व। क्लियर है भाई? अब याद रखना, अगर आपको बेसिक एक कहानी बताऊं, आईपी एड्रेस किसको पता है कितने टाइप के होते हैं? बस इतना बताना है आप लोगों को। कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं? 2 टाइप के सर, IPv4 IPv6। क्लियर है अफजल? अफजल पढ़ रहे हो ना आप भी? अमर्श भाई क्लियर है ना आप लोगों को? IPv4 भी होते हैं और IPv6। मुझे ये नहीं बताना कैसे दिखते हैं, कैसे पहचानेंगे, बात ये नहीं है। बात ये IPv4 भी होता है और IPv6। क्वेश्चन ये है कि भाई यूजर एक मोबाइल यूजर भी हो सकता है या लैपटॉप यूजर, सर्वर यूजर। लैपटॉप नहीं है तो पीसी से कर सकता है, ये सर, टैबलेट हो सकता है। तो वो क्वेरी जो है वो किसी से भी भेज सकता है। अब ये क्वेरी कितने टाइप की मिल सकती है आपको? या तो वो IPv4 पे होगा ऑफिस में, तो अगर वो जियो सिम से यूज कर रहा है तो कौन सी होगी? IPv6। तो पता कैसे चलती है कि क्वेरी IPv4 से आ रही है IPv6? तो याद रखना DNS क्वेरी के अंदर एक मैसेज होती है। कौन सी फील्ड होती है? कौन सी फील्ड होती है? टाइप। अब जब भी टाइप फील्ड में सिंगल ए लग के जाएगा तो कौन सी क्वेरी होगी? IPv4। और अगर टाइप फील्ड में 4 बार ए लगा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब कौन सी क्वेरी भेज रहा है ये? अफजल, अब्दुल, आमर्श, IPv6। IPv6। बस इतना ही बताना था अभी। क्लियर है? बाकी की बात बाद में। और अगर आपको एक लाइन लिखनी है तो आप इसका रोल नंबर यानी पोर्ट नंबर लिख सकते हो। कितना होता है इसका पोर्ट नंबर? कितना होता है? 53। बाकी पोर्ट नंबर की कहानी और भी पता चलेगी। अब बेसिकली यहाँ पर DNS IP लिखनी थी मुझे, तो बताऊंगा कैसे DNS IP बनाऊंगा मैं। अब देखो ISP के पास 2 टाइप के सर्वर हो सकते हैं DNS। या तो वो अपना लोकली बना के बैठा हो, या कैसा हो? ग्लोबली। तो मैं बात कर रहा हूँ जब भी आप ISP से कनेक्टिविटी लेते हो ना तो आपके पास ग्लोबली होता है। लेकिन जैसे ही आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज ए नेटवर्क इंजीनियर हायर होते हो तो वहां पे लोकली भी मिल सकता है। आपने देखा होगा सिर्फ उनके ऑफिशियल वेबसाइट ही खुलती है, या तो आपको जो आपको कस्टमर लॉगिन पेज होता है या टेक्निकल सपोर्ट का पेज होता है जहां पर आप अपने यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होते हो वही खुलता है। उसके अलावा आपके पास एक आउटलुक होता है ना, आप जीमेल खोल सकते हो, यूट्यूब, फेसबुक, इस तरीके की सर्विस यूज कर सकते हो? नहीं। ऐसा क्यों नहीं यूज कर सकता? अगर आप लिख के भी एंटर करोगे ना तो नहीं जा सकते। क्यों? आपके पास इंटरनेट है क्योंकि आउटलुक चलाना है, आपके पास इंटरनेट है उनकी वेबसाइट को एक्सेस करना है। लेकिन जितनी भी आप क्वेरी भेज रहे हो ना, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, वो सारी कहां पर जा रही है? लोकल सर्वर पे। अब लोकल सर्वर पे कोई ऐसी वेबसाइट है ही नहीं। दैट इज द रीजन ना। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट भी होता है वो फायरवॉल लगा देते हैं। क्लियर है भाई? तो दोनों कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ आपको CCNA में ग्लोबल। तो ग्लोबल का मतलब ISP ने अपने पास क्या लगा रखा है? एक DNS सर्वर। DNS सर्वर में मिलता क्या क्या आपको? जैसे IP होता है, क्लियर है, वेबसाइट की डिटेल होती है, उसके पास कौन सी सर्विस चल रही है और उसका पोर्ट नंबर क्या है। क्लियर है भाई? तो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे। तो मैं आप जो है ना कुछ नहीं करने वाला, मैंने जो वेबसाइट्स पहले एक्सेस करी थी उन्हीं का नाम लिखने वाला हूँ। जैसे मैंने IP लिख दी 1.1.1.1 की। वेबसाइट का नाम क्या था? CCNA। कौन सी सर्विस यूज कर रहा था ये बंदा? HTTP। पोर्ट नंबर कितना था? 80। 2.2.2.2 इसकी IP है। CCNP। इस पे हम गए थे तो कौन सी सर्विस थी अफजल? अफजल बताएंगे कौन सी सर्विस थी अफजल? HTTP या HTTPS? CCNP वाले पे इस पे थी HTTPS की। याद रखना है भाई, 443 पोर्ट होता है इसका। पोर्ट नंबर कितना होता है? 443। 3.3.3। अब मैंने अवस्थ की वेबसाइट पे गया था, इस पे कौन सी सर्विस चल रही थी? कौन सी सर्विस? FTP 21। क्लियर है भाई? अब देखो बेसिकली ये यूजर जो है ना यहाँ बैठा हुआ है, इसने क्या बोला? डियर ब्रदर आई नीड टू राइट डाउन अ CCNA। मैंने रखा CCNA और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करा ना, इसने मोहल्ले में पहले क्या बताया कि मैंने क्या जनरेट करा है? डेटा। और डेटा जनरेट करने के बाद इसने क्या बोला कि मैं क्या भेज रहा हूँ आपको? एक
कौन सा मैसेज भेजेगा ये, क्या भेज रहा है, Query message. क्वेरी मैसेज। अब ये क्या बोला है, मैं भेज रहा हूँ डीएनएस क्वेरी। क्वेरी का मतलब मेरा क्वेश्चन ये है भाई सीसीएनए कौन है, मुझे आंसर में उसका क्या बता दो, आईपी, और मैंने अपनी टाइप फील्ड में क्या लगा के भेज दिया है, सिंगल ए। इसका मतलब जब ये मॉडेम पे जाएगा तो मॉडेम चेक करेगा, ये सुनो। अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। मॉडेम देख रहा है क्वेरी मैसेज आ रहा है और टाइप फील्ड में क्या लगा रहा है, सिंगल ए, यानी IPv4 क्वेरी है, IPv6 है, IPv4। Oh, तो इसको पता चला डीएनएस सर्वर की आईपी क्या लिख रखी है मैंने, 100.100.100.100.100। तो इसने बोला जो 100 वाला सर्वर है ना, 100.100.100.100, ये कहाँ पे लगा हुआ है सर्वर, आईएसपी पे। तो इसने क्वेरी आईएसपी को दी, आईएसपी ने देखा अच्छा 100 डॉट के लिए आया, उसने अपने किस सर्वर को दे दी, ग्लोबल सर्वर को। मिल गई आपके डीएनएस सर्वर को। उसने देखा कोई वेबसाइट है भाई सीसीएनए के नाम से, देखना yes, sir. कोई वेबसाइट है, Yes, sir. मिल गई। उसको पता चला ये वेबसाइट है भाई। उसने क्या बोला, ब्रदर आई एम सेंडिंग रिप्लाई। वो क्या बोला है, मैं डेटा ही भेज रहा हूँ, लेकिन अब रिप्लाई के अंदर मैं क्या भेज रहा हूँ आपको। उसने क्या बोला, मैं क्या भेज रहा हूँ, डीएनएस क्वेरी रिप्लाई। क्वेश्चन क्या लिखा, आपने पूछा था सीसीएनए कौन है, उसने आंसर में क्या दे दिया, आईपी 1.1.1.1। ये यूजर को मिला, यूजर ने किसको दे दिया होगा डेटा, अपनी एप्लीकेशन, और आपके पास उस कंप्लीट वेबसाइट की डिटेल आती है, http://ccna.com आ गई ना, ऐसे मिलती है। क्लियर है। अब ये जिद्दी पर्सन था, ये नहीं मानने वाला था, ये कह रहा है मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मुझे चाहिए पूरी डिटेल। इसने दोबारा टैब ओपन करी, टैब ओपन करने के बाद इसने लिख दिया कि मुझे कहाँ जाना है, फेसबुक पे। क्लियर है। तो इसने दोबारा से क्या जनरेट करा होगा, डेटा, ये सुनो। और डेटा जनरेट करने के बाद इसने क्या बोला कि मैंने क्या भेजी है, Query, DNS query. सॉरी, उसने क्या बोला कि मैंने क्या भेजी है, डीएनएस क्वेरी। क्वेरी में क्वेश्चन कौन है, फेसबुक कौन है, आंसर में क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, आईपी, और टाइप फील्ड में क्या लगा के भेज दिया, सिंगल ए। गया मैसेज मॉडेम पे, मॉडेम ने देखा अच्छा डीएनएस पे काम कर रहे हो आप, डीएनएस की आईपी 100, आईएसपी को दिया, आईएसपी ने देखा अच्छा ग्लोबल पे जाओ, ग्लोबल ने देखा मेरा ये रहा सर्वर। अब सर्वर पे देख के बताओ कोई ऐसी वेबसाइट दिख रही है आपको, अमर्श, अमर्श कोई ऐसी वेबसाइट है डियर, कोई ऐसी वेबसाइट दिख रही है आप लोगों को, नहीं सर. ऐसी वेबसाइट तो कोई है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आपका आईएसपी आपको रिप्लाई तो देना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर्विस ही नहीं है उसके पास ऐसी कोई, ना वेबसाइट है। तो उसने आपको एक मैसेज भेजता है हर बार, क्या लिख रहा है, डीएनएस क्वेरी नॉट रिजॉल्व। ये यूजर को मिला। अब जैसे यूजर को मिला आप दुखी हो जाते हो, ये मैसेज आते ही क्या लिखा हुआ है, दिस साइट कांट बी रीचेबल। इसका मतलब क्या होता है कि अब आप लोग बताएंगे क्या रीजन था, क्यों नहीं जा पाया मैं फेसबुक पे, बताइए। सर DNS सर्वर में सर इसकी वो नहीं है इन्फॉर्मेशन. एंट्री नहीं है, ये सुनो, वो रिजॉल्व ही नहीं कर पाया, तभी तो मैसेज आया, यस और नो। तो ये थे आपके एप्लीकेशन लेयर के कुछ सर्विसेज, इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो एप्लीकेशन लेयर पे मैंने बताया था कुछ फीचर्स भी होते हैं आपके पास। पहला फीचर बताया था मैंने आपको, ऑनलाइन और ऑफलाइन। चलो एक एग्जांपल पे बात करते हैं। जैसे ये गूगल क्रोम है, ये क्या है आपका, गूगल क्रोम। अब जैसे मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं तो मेरे पास बहुत सारे टैब के ऑप्शन होते हैं। जैसे मैं गया टैब नंबर 1 पे, टैब नंबर 1 पे मुझे लिखा आ रहा है ये वाला मैसेज। इसका मतलब क्या होता है, एक डायनासोर सा दौड़ रहा है, क्या मतलब है इसका, वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है सर. इंटरनेट. इंटरनेट ही नहीं चल रहा, ये सुनो, केबल नहीं लगी या वाईफाई आ रहा है लेकिन नेट नहीं है। तो ये जो आपने एप्लीकेशन खोली थी, क्या इसने आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताया, यस सर. बताया, यस ना। अगर मैं यहाँ पे उसकी जगह व्हाट्सएप खोल लूं, व्हाट्सएप पे मुझे पता चल रहा है अफजल के नंबर पे लिखा आ रहा है
कितने घंटे पहले? 1 1 hour. घंटे पहले। तो क्या ये एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप की थी, क्या ये बता रही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन थे आप? Yes, sir. Yes, sir. सुनो, तो एप्लीकेशन लेयर पे ये फीचर्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन की डिटेल्स भी बताते हैं। साथ में एक और फीचर पे बात करी थी मैंने, उसका नाम था क्या? नोटिफिकेशन। चलो अब आपको एक जादू दिखाऊंगा मैं, ये करके नहीं देखना है, बहुत डेंजरस है। ये देखो अमर्श, ये वाला एरर आता था? Exclamatory. जी सर. आईपी कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी आ सकता है, नो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भी आता है, ये सुनो। तो ये जो जी सर. आता है ये आपके एनआईसी कार्ड के एक अडेप्टर बनता है आपकी विंडोज में, उस पे आता है ऐसे करके। ये सुनो, ये आपका वाईफाई हो सकता है जो 11 में। बेसिकली ये क्या बता रहा है, एक नोटिफिकेशन दे रहा है भाई आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कोई डुप्लीकेट बंदा दिख रहा है मुझे। ये सुनो, नो इंटरनेट का मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। तो एप्लीकेशन लेयर थी ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो क्या आपका एक एप्लीकेशन है। बेसिकली ये भी क्या देता है आपको, एक नोटिफिकेशन कि आपके पास कोई अपडेट आई है। यस, तो वो भी कौन बताता है? वो भी कौन बताता है भाई? एप्लीकेशन। अब आगे की बात समझो। अब आ जाओ आप नेक्स्ट लेयर पे। नेक्स्ट लेयर का नाम याद रखना है आपको, 6 नंबर पे है। इसका नाम क्या भाई? प्रेजेंटेशन लेयर। बहुत छोटी सी लाइन है इसके लिए। इट विल बी responsible to represent data traffic, or you can say data types from source to डेस्टिनेशन। जो इसका मेन पर्पस है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा है कि प्रेजेंटेशन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा भेज रहे हैं उसके टाइप्स की। और डेटा टाइप्स कौन कौन सा हो सकता है? टेक्स्ट, जेपीईजी, MP3, MP4। बढ़िया लग रहा है ना, मजा आ रहा है? हाँ देखो अभी आएगा। और कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन, ये भी काम करते हैं। बाकी की बात बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बताओ, जब मैंने HTTP में टेक्स्ट बोला था तो उसमें तो ये जो था वो UTF से भी एनकोड होता था और ASCII से। तो ये तो क्लियर रख लेना कि प्रेजेंटेशन लेयर एनकोड भी करती है और डिकोड भी करती है। कहीं आप बुक पढ़ के आए और फिर पूछे सर ये नहीं लिखा था आपने, तो मैंने जिस टेक्स्ट लिखा था उसका आपको क्या रखना पड़ेगा याद, कि वो डेटा कैसे जा सकता है, ASCII में या UTF में। JPEG का मतलब कोई पिक्चर है, MP3 का मतलब ऑडियो फाइल है, MP4 का मतलब वीडियो फाइल है। ये कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, इसके बारे में बात करेंगे धीरे से। देखो क्या है, पहले आपको 2 बंदे बनाने हैं यहाँ पे जो आपके पूरे नेटवर्क में काम करेंगे। इनका नाम है बॉब। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? सैम। कनेक्टिविटी कैसे दे दी? वायर्ड। क्लियर है? बॉब बोला है डियर ब्रदर, मैंने कुछ डेटा जनरेट करा है, इस डेटा के अंदर मैं भेज रहा हूं अपना कौन सा मैसेज? पढ़िए, कौन सा मैसेज है? हाय। अब जैसे ही बॉब ये मैसेज किसी एप्लीकेशन थ्रू, एप्लीकेशन यूज करी होगी इसने, एप्लीकेशन के थ्रू डेटा जनरेट हुआ, ये सुनो, और फिर इस डेटा को उसने वायर पे लाके किसको हैंडओवर करना है? सैम को। जैसे ही सैम के पास डेटा आएगा, सैम उसको अपनी एप्लीकेशन पे लाएगा रिसीव होते ही। और एप्लीकेशन लेयर के अंदर डेवलपर ने क्या कर रखी होगी? कुछ कोडिंग्स। अब कोडिंग के अंदर उन्होंने डिफाइन कर रखा होगा कि डेटा एनकोड कैसे होता है और डिकोड। और बाद में उसको पता चलेगा कि एप्लीकेशन के बाद मेरे पास नेक्स्ट लेयर जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है? प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे उसे पता चला मैंने जो डेटा रिसीव करा है उसके अंदर कैसा होगा डेटा? MP3, JPG और MP4 या टेक्स्ट, कौन सा होगा? टेक्स्ट आएगा। हाय। लेकिन याद रखना, अब क्वेश्चन थोड़ा सा
ट्रिकी पूछते हैं वो लोग कि अगर यहाँ पे मैंने UTF एनकोड करा है तो क्या यहाँ पर ASCII में डिकोड हो सकता है? नहीं, आपने जो UTF यूज करा था वो भी यहाँ पे क्या रहेगा? UTF। तो डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिटवीन बॉब और सैम किस लेयर की रख रहे हैं हम? प्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ से भाई अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके एक ऑडियो फाइल भेज दूं, कोई सॉन्ग भेज दूं MP3, तो जब बॉब सैम को ये डेटा देगा तो सैम के पास कैसे रिसीव होगा? ऑडियो में या वीडियो में? जब आप व्हाट्सएप पे भाई भेजते हो कैसे रिसीव होती है सामने वाले को? एज इट इज। तो यू कैन से, आप बता सकते हो किसी को कैसी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। ये सुन लो, लेकिन आप मान ही नहीं रहे बात। अब आप बोल रहे हो सर ये तो ठीक था। अब आप एक बात बताओ, ये बॉब है, व्हाट्सएप तो सभी यूज कर रहे हो ना आप लोग, ये है सैम। अब उसका एक एडवांस फीचर पे बात करता हूँ। ग्रीन कलर लेना पड़ेगा व्हाट्सएप बनाने के लिए, ये ज्यादा ही ग्रीन है। क्लियर है भाई? दोनों क्या यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप। अब बॉब बोल रहा है मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू आपको क्या भेजना चाह रहा हूँ? अपनी कुछ पिक्चर। अब पिक्चर का साइज देखो कितना है, 1024768, और साइज कितना बता रहे हैं मर्श? साइज कितना है पिक्चर का भाई? 20 MB। MBS। अब जब भी ये बॉब डेटा सैम की साइड भेजने के लिए ट्राई करेगा तो सबसे पहले इन बिटवीन बॉब और सैम यहाँ पर एक पर्सन होगा, उसका नाम क्या है जहां पे डेटा आपका स्टोर होगा? व्हाट्सएप डेटाबेस सर्वर। भाई ऐसा नहीं है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हो रही है, दैट मींस कि आपका डेटा कहीं जाके रुकेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने भेजा और तड़क से उसके बाद जाके लगेगा दीवार में, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर आपको लग रहा है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपका डेटा डायरेक्ट उसको दिखता नहीं। इन बिटवीन व्हाट्सएप डेटाबेस सर्वर है ना, ट्रैवलर जो होता है बिटवीन। भाई देखो एक सिटी से दूसरी सिटी में जाओगे आप, क्लियर है? कोई गेट तो होना चाहिए ना पास करने के लिए, ये सुनो। तो ऐसे ही आपका डेटा एक यूजर से दूसरे यूजर तक जाने के लिए उसने क्या रख रखा अपना? व्हाट्सएप डेटाबेस सर्वर। यहाँ पर चेक होता है, कंटेंट चेक हुआ आपका, कंटेंट भी चेक होता है ना। कई बार आप कुछ और ही भेजने की कोशिश करते हो जो अनऑथराइज होता है, वो नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डेटाबेस सर्वर पे पॉलिसीज लगी होती है। तो व्हाट्सएप डेटाबेस सर्वर पे पहले यहाँ से बॉब क्या बोला है? मैं तो सेंड कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट्सएप डेटाबेस सर्वर क्या बोल रहा है? आपका प्रोसेस क्या चल रहा है अभी? अपलोड। आप क्या कर रहे हो मेरे पास? अपने डेटा को अपलोड। अब जैसे ही अपलोड करते हो तो व्हाट्सएप डेटाबेस सर्वर बोलता है मेरे अगर 1 बिलियन यूजर है, 1 बिलियन यूजर है, तो भाई अगर वो सब एक एक MB भी फोटो भेजेंगे, एक एक MB की, तो व्हाट्सएप के डेटाबेस सर्वर की स्टोरेज क्या हो जाएगी कुछ टाइम के बाद? फुल। तो इसीलिए उसने एक सॉल्यूशन निकाला। उसने क्या बोला, जब भी आप डेटा भेजोगे तो मैं उस पे क्या देखूंगा? उस पे क्या देखूंगा? डेटा टाइप। और डेटा टाइप जैसे ही मुझे कौन सा मिलेगा डियर? JPEG। JPEG मिलते ही मैं अपलोड के टाइम पे उस डेटा को क्या कर दूंगा? यहाँ पे कंप्रेस। और जैसे ही दूसरा यूजर इस डेटा को क्या करेगा भाई? जैसे ही दूसरा यूजर क्या करेगा? उसको डाउनलोड। तो वो यहाँ पर क्या करा देगा? उसको डिकम्प्रेस। अब जैसे ही डेटा मिला सैम को, सैम तो खुश है, हाँ भाई अब पिक्चर आई है आपकी, पिक्चर रिसीव हो गई है और पिक्चर का साइज लिखा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो जो इसके व्हाट्सएप पे पिक्चर आई है, क्या वो बॉब की एक्चुअल पिक्चर थी जो उसने पहाड़ों में खींची थी? ऐसी कोई पिक्चर मिल रही है उसको? नहीं भाई। पिक्चर क्या होगा? क्योंकि ब्लर। पिक्सल क्या होगा? कम। तो दैट इज द रीजन अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने DSLR वाली पिक्चर्स भेजते हो तो गलती से भी मत बोल देना कि एक्चुअल पिक्चर मिलती है। क्लियर हो गई ना आज? ये सुनो, अगर मैं इसी के जगह में व्हाट्सएप की जगह कौन सा एक एप्लीकेशन यूज कर लेता हूँ? मैं एक कोई वेबसाइट है मेरे पास, गूगल ड्राइव, नाम सुना है इसका? इस पे डेटा भेज रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब गूगल ड्राइव क्या बोलता है? सबसे पहले गूगल ड्राइव बोलता है मैं आपको कितने GB का स्पेस फ्री दूंगा? 15 GB। इधर किसके पास भी 15 GB की ड्राइव फ्री है? सैम के पास। ये सुनो, अब 15 GB फ्री होने का मतलब फिक्स अमाउंट का डेटा ही आप क्या कर सकते हो? स्टोर। ये सुनो, क्या व्हाट्सएप ने ऐसी कोई लिमिटेशन बताई थी आपको? नहीं।
तो दैट इज द रीजन जब भी आप यहाँ से कोई पिक्चर भेजोगे, जैसे आपने बोला मैं 20 MB के डेटा भेज रहा हूँ, अब वो पिक्चर है DSLR से किसी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही सैम उसको गूगल ड्राइव पे जाके क्या करेगा अपने पास डाउनलोड, तो उसको कितनी मिलेगी एक्चुअल इमेज, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, जीपीजी। क्लियर है भाई? इतना बताएं आप लोग, क्लियर है? Yes. तो जितनी भी आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो फ्री, वो ये वाले बंदों की हेल्प लेते हैं, ठीक है? किसकी हेल्प लेते हैं? कंप्रेस और Decompress. डिकम्प्रेस। याद रहेगा प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। अब आ जाए नेक्स्ट पे बात करें। देखो क्या चाहता है ये बंदा, और छोटी करनी पड़ेगी स्लाइड, हो तो गई है भाई, और फुल हो गई है, बहुत जल्दी भर गई यार। ये विंडो 11 में मजा नहीं आ रहा है। Windows 11 में बहुत सारे बग हैं सर। कोई बात नहीं, जब तक यूज नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। चलो ये लो, आ जाओ दूसरी बात पे काम करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट लेयर क्या थी प्रेजेंटेशन के बाद? सेशन लेयर। बेसिकली सेशन लेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या करती है, इट विल बी responsible to initiate session and maintain session with the help क्या लिखा है? it will be responsible to initiate session and maintain session after session delete existing session also, delete existing session also with the help of port number table will do। किसकी हेल्प से करता है ये सारा काम? किसकी हेल्प से होता है? पोर्ट नंबर टेबल। अब ये पोर्ट नंबर टेबल क्या है भाई? सबसे पहले कहानी सीखेंगे आप किसकी भाई? पोर्ट नंबर। चलो, पोर्ट नंबर कॉल इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी। क्या है? एक यूनिक आइडेंटिटी है। किसके लिए? इट इज यूज्ड फॉर प्रोटोकॉल सर्विसेज स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? और अगर आप ज्यादा ही जाते हो एप्लीकेशन। क्लियर है भाई? कोई डाउट तो नहीं है? बेसिकली वन मोर थिंग, पोर्ट नंबर जो होता है वो टोटल बता रहा हूँ, टोटल पोर्ट नंबर, एक नहीं टोटल। टोटल पोर्ट नंबर का जो साइज होता है कितना होता है? 16 बिट। यानी 16 बिट का मतलब कितना हो गया आपका? कितना हो गया? 2 बाइट। और अगर आप 16 बिट में एक फॉर्मूला यूज करते हो 2 पावर 16, 2 पावर 16, सो एक वैल्यू आती है 65536। अब ये जो होता है पोर्ट नंबर, हाँ कोई नहीं,